हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है हरित क्रांति। तो आज के हमारे अपने टॉपिक पे आगे चलने से पहले आप मेरी जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे हरित क्रांति पे। तो हरित क्रांति का तात्पर्य है उत्पादन की तकनीक में सुधार करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। भारत में जो हरित क्रांति है वो 66-67 में प्रारंभ हुई थी और नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को इसका जनक माना जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति का श्रेय जनक एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप जिन नीतियों का सरकार ने कहा है, इसमें आवश्यक बताया है जिन नीतियों के बारे में, वो हम जान लेते हैं। पहले इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों का उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है। जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। लेकिन इसके बावजूद भी गेहूं के उत्पादन पर अधिक किस्में जोर दिया गया, यानी कि गेहूं उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। इस कार्यक्रम के तहत बहुफसली कार्यक्रम को भी लागू किया गया। बहुफसली कार्यक्रम का तात्पर्य क्या होता है कि साल में 3 से 4 बार फसल लेने के बाद भी इसमें तिलहन और सब्जियों का उत्पादन करना। आधुनिक तकनीक जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेसर आदि आधुनिक तकनीक का यूज़ करना। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्तम खाद, बीज, उर्वरक का प्रयोग करना। कृषकों की रियायती मूल्य पर यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तय करना, ताकि जो किसान हैं उनके उत्पादन को सही मूल्य प्राप्त हो सके। हरित क्रांति की फलस्वरूप सरकार ने कृषि उपज को जो न्यूनतम मूल्य निर्धारण किया है उस पे मंडी में जाकर उनको कम मूल्य ना मिल सके, इसके लिए सरकार ने न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है। इसके अलावा रियायती मूल्य पर सरकार ने कृषि उपज का भंडारण करने और बीज उर्वरक का करने के लिए रियायती दर पर इनको उपलब्ध हो सके, इसके लिए कृषि निगमों की स्थापना जगह जगह पर की गई है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने कृषि अनुसंधानशाला का भी यूज़ किया है, ताकि वहाँ पर कृषकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से परिचित कराया जा सके और यह आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके यूज़ करके उसका जो उत्पादन है उसको अधिक प्राप्त कर सके। किसानों की जो उर्वरक शक्ति का परीक्षण करने के लिए जगह जगह पर प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, ताकि मिट्टी की जांच करके ये बताया जा सके कि उस मिट्टी में किस खनिज की कमी है और उस खनिज को पूरा करके कैसे वो उत्पादन को अपनी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया है और इसके साथ ही जनवरी 2004 में कॉल सेंटर की स्थापना की, किसान कॉल सेंटर। इसमें शुल्क रहित नंबर दिया गया है। आप शुल्क रहित नंबर देकर फ़ोन करके अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं और ये 23 भाषाओं में उपलब्ध है। हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ग्रामीण की जो परंपरागत मनोवृत्तियाँ हैं वो चेंज हुई हैं। अब यहाँ किसान जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है इसका यूज़ करने लगे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण में सामाजिक और आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेटर होती चली जाती है। ग्रामीण समाज जो पहले अंधविश्वास यानी भाग्यवाद से जोड़ के देखता था कि ये हमारे भाग में लिखा है, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना उपज नहीं मिल पाता है हमें, इस तरह के अंधविश्वास को भी दूर किया गया, क्योंकि बताया गया कि हर प्रत्येक भूमि का परीक्षण किया गया और परीक्षण में किस खनिज की कमी है उस खनिज को पूरा करके आप उत्पादन को अच्छी तरह से ले सकते हैं। ग्रामीणों की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के फलस्वरूप नए सामाजिक नेतृत्व यानी कि जो समाज में जो व्यक्ति शिक्षित है, जागरूक है और किसानों की समस्याओं का निराकरण कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों का जो ग्रामीण समाज में उनका नेतृत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गतिशीलता में वृद्धि हुई है, जो कि पहले स्थानीय गतिशीलता भी नहीं पाई जाती थी। अब अधिक उत्पादन, अधिक उपज होने के कारण जो कृषक हैं वो अपनी जो अनाज है, अपना जो उत्पादन है वो उसको बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, शहरों की तरफ मूव करते हैं। इस तरह से यहाँ पर गतिशीलता देखने को मिलती है। नकारात्मक परिणाम की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति फलस्वरूप नए प्रौद्योगिक फलस्वरूप जो खेती हर मजदूर थे
उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बेरोज़गारी देखने को मिली है, क्योंकि नई प्रौद्योगिकी के यूज़ करने से जो गरीब तबका था, जो खेतिहर मज़दूर था, उसमें उनको अब रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों में जो असमानता थी उसमें भी वृद्धि हुई है, क्योंकि जो सिंचाई की सुविधाएं थी कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है। तो जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं अधिक होंगी, वहाँ के लोग, वहाँ के किसान ज़्यादा इसका लाभ उठा सकेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर असमानता में वृद्धि हुई है। कृषक वर्गों के बीच भी असमानता में वृद्धि हुई है। कहीं पर जो हरित क्रांति की जो नीतियाँ थी उस पर ज़्यादा जोर दिया गया, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया और किसानों ने उसका लाभ भी ज़्यादा उठाया, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिली है। तो इससे क्या हुआ कि जो समाज था वो दो भागों में विभाजित हो गया है। ग्रामीण जो समाज था वो दो भागों में विभाजित हो गया है, यानी कि नया अभिजात वर्ग और दूसरा है सामान्य कृषक वर्ग। और इन दोनों के बीच में सामाजिक जो असंतोष है, इसमें असंतोष में धीरे धीरे वृद्धि हुई है। इस आंदोलन के द्वारा जो तकनीकी परिवर्तन हुआ उसमें भूमि सुधार जैसे जो कार्यक्रम थे उनको उनकी अवहेलना कर दी गई, है ना। जो भूमि सुधार कार्यक्रम जब सरकार ने जो लागू किए थे कि इस तरह की जो चीज़ें होनी चाहिए, चकबंदी है आपका, ये सब जो चीज़ें थी इसमें पूरी तरह से अवहेलना कर दी गई है। इस कार्यक्रम में लघु तथा सीमांत कृषकों को लाभ मिला है। जो छोटे किसान थे और सीमांत कृषक थे उनको अधिक लाभ मिला। कैसे कैसे जो जो सरकार ने निगम स्थापित किए थे, उस जो निगम है उसमें इनको रियायती दर पर जो आपका बीज है, उन्नत बीज है, खाद है और उर्वरक है, वो आसानी से यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप अगर जो इनकी जो निगेटिव चीज़ हम देखते हैं, अगर उन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम इसको और अधिक सफल बनाना चाहें तो कैसे सफल बनाएं, तो इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए जा सकते हैं। इसमें है सिंचाई साधनों का विस्तार किया जाए। जहाँ पर सिंचाई साधन नहीं है ना, असमानता प्राप्त हो रही है ना, तो वहाँ पर सिंचाई साधनों का विस्तार किया जाना चाहिए। देसी खाद के उपयोग पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए, जिससे जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन बना रहे। आपको पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा यूरिया आप क्योंकि बहुत से किसान इस पर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होते, उनको पता नहीं होता है कि कितना यूरिया यूज़ करना है, कितना उर्वरक यूज़ करना है। फलस्वरूप बहुत ज़्यादा लोग उत्पादन को बढ़ाने के लिए उस तय सीमा से ज़्यादा डाल देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता उस बारे में। तो उससे जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो खराब हो जाता है। एक रिसर्च में कहा गया है कि लंबे समय तक इन रासायनिक खादों का यूज़ करने से जो मिट्टी की उपज है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि जो देसी खाद है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि रासायनिक जो खाद हैं उन पर। अच्छी नस्ल के जो पशु हैं उनको विकसित किया जाए, ताकि जो बेरोजगारी है उसको कहीं ना कहीं इनमें दूर किया जा सके। बहुफसल कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि जो कृषि उपज है उसमें बढ़ोतरी की जा सके और किसान आत्मनिर्भर बन सके। भूमि सुधार जो कार्यक्रम है जिसकी अवहेलना पूरी तरह से पहले की गई थी, उस जो भूमि सुधार कार्यक्रम है उनको बहुत अधिक यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको पूरी तरह से प्रभावशाली ढंग से उसको लागू किया जाना चाहिए। कृषि सुधारों को जो उचित मूल्य है उससे उपलब्ध कराना चाहिए। जो कृषि प्रौद्योगिकी है या कृषि सुविधाएं हैं, जैसे हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, ये बहुत महंगे होते हैं, नहीं आदमी जो छोटा किसान वो कहाँ से खरीद पाएगा। तो इस तरह को इनको रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि ये इनका यूज़ कर सकें। तो वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए आसान शर्तों पर जो ग्रामीण बैंक है उनमें ऋण उपलब्ध होने चाहिए, ताकि ये उन ऋणों को लेकर अपनी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ा सकें। चकबंदी की जो व्यवस्था है भूमि सुधार कार्यक्रम है में के अंतर्गत आती है, उस चकबंदी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि जो बिखरे हुए खेत हैं, बिखरे हुए खेतों से भी कृषि उत्पादन बहुत कम हो जाता है। तो कृषि चकबंदी होगी तो क्या होगा, खेत उतना ही प्लॉट हमें एक जगह मिल जाएगा, तो क्या होगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इस तरह की जो चकबंदी कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाने चाहिए।
कृषकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यानी कि उनको पूरी तरह से प्रॉपर ढंग से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वो कैसी उत्पादन क्षमता 3 से 4 बार साल में 3 से 4 बार कैसे उत्पादन जो है ना ले सकते हैं अपने छोटे से खेत में भी। ड्रिप प्रणाली है, इस तरह की सिंचाई की जो सुविधाएं हैं, पानी वेस्ट भी ना हो और उनकी जो खेती है वो भी अच्छी रहे और उसमें उपजाऊपन बना रहे। इस तरह के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, किस तरह के बीजों का वो यूज़ करें ताकि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो कृषि जो अनुसंधानशाला है, इसमें भी कृषकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी उपज को बढ़ा सके। ठीक है, तो आज के ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है हरित क्रांति। तो आज यहीं तक रखते हैं अपना वीडियो हम लोग। अपने क्लास को आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट से कर दीजिएगा। तो आप फिर से मैं आपसे याद दिला देती हूँ कि आपको इस चैनल को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब कर लीजिए आप फटाफट आप लोग। और कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।